जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए, कल भी हमने बायोलॉजी का एक पार्ट देखा था जिसमें कि 2-3 चैप्टर देखे थे हम लोग। सेल देखे थे, उसके बाद फिर ऊतक देखे थे और एक आपका स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र देखे थे। आज उसी का सेकेंड पार्ट है, तो इसको हम लोग जल्दी से रिवीजन करते हैं। जैसे कि आज हम स्टार्ट करते हैं, तो अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, आज हम लोग पाचन तंत्र को देखते हैं, उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर देखेंगे। पाचन तंत्र का देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इंग्लिश में कहा जाता है। वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायक होता है, कौन सा अंग कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, जटिल भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ने का कार्य कौन करता है? पाचन तंत्र करता है। ठीक है, उसके बाद भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि मुख गुहा में कौन कौन सा अंग पाया जाता है? दांत, जीभ, 3 जोड़ी लार ग्रंथि और यानी कि 32 दांत पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि अब लार ग्रंथि हम लोग देखते हैं। लार ग्रंथि का इंग्लिश होता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि लार ग्रंथि प्रतिदिन कितना लीटर लार निकालता है? 1.5 लीटर निकालता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन निकलता है। उसके बाद बताइएगा कि कौन सा एंजाइम है जो कि कीटाणुनाशक होता है? लाइसोजाइम। इसीलिए बच्चा में देखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लार निकलता है, क्योंकि वह कुछ से कुछ खाते रहता है। भगवान इसीलिए उसको लार मतलब ज्यादा निकलता है, ताकि उसका कीटाणु सब यही मुंह में ही मर जाए। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि आप बताइएगा कि लार ग्रंथि जो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इसका होता है पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि लार का पीएच मान कितना होता है? 7.8 से 8.5 6.8 होता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा कि स्टार्च का पाचन कौन सा लार करता है? टाइलिन नामक। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि नीम के दातुन में किसकी मात्रा अत्यधिक होती है? फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होती है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि दांत, अब हम लोग दांत देखते हैं। ठीक है, उसके बाद दांत में है कि दांत के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, दांत किस पदार्थ का बना हुआ होता है? कैल्शियम का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जिसमें कि कैल्शियम फास्फेट का योगदान कितना प्रतिशत होता है? 85% होता है। ठीक है, उसके बाद उसमें और पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कितना प्रतिशत होता है? 10% होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि दांतों का क्षरण यानी टूट फूट किसकी कमी के कारण होना शुरू हो जाता है? क्लोरीन की कमी के कारण। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि दांत में कितने प्रकार के परत पाए जाते हैं? 2 प्रकार के परत पाए जाते हैं। एक बाहरी परत जो कि क्या कहलाता है? एनामेल कहलाता है, और आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? डेंटाइन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि मानव शरीर के सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? एनामेल। दांत का एनामेल होता है। ठीक है, जो कि किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि दांतों की रक्षा कौन करता है? एनामेल ही करता है। ठीक है, उसके बाद मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? इंसाइजर, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, उसके बाद इंसाइजर को हिंदी में कृदंत कहा जाता है, जो क्या कार्य करता है? काटने का काम करता है। वही शाकाहारी जीव जंतु में इंसाइजर के चौड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि बकरी सब में, गाय बकरी सब में इंसाइजर चौड़ा होता है। उसके बाद कैनाइन का कार्य क्या है? फाड़ने का काम, यानी चिरने फाड़ने का काम करता है। इसको हिंदी में रत्नक कहा जाता है। प्रीमोलर का कार्य क्या है? चबाने का कार्य है, और मोलर का भी कार्य चबाने का। ठीक है, उसके बाद इसको देखते हैं कि इसको शरीर के पार्ट के अनुसार इन दांतों का नाम रखा गया। जैसे कि इंसाइजर को कहा जाता है नोजल टीथ, यानी कि इंसाइजर आगे वाला भाग में रहता है, नाक के सीधा में रहता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? नोजल टीथ। उसके बाद फिर कैनाइन जो नोकीला वाला भाग है, ये आंख के सीधा में होता है, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? आई टीथ के नाम से। और उसके बाद प्रीमोलर जो होता है, ये गाल के साइड में रहता है, तो इसीलिए इसको चीक टीथ कहा जाता है। और मोलर जो कि लास्ट वाला होता है, यानी कि थर्ड मोलर, तो उसको क्या कहा जाता है?
है विजडम टीथ, यानी कि बुद्धि का दांत, यानी कि कुछ समय के बाद ये जन्म लेता है, यानी कि दांत। उसके बाद बताइएगा कि बच्चों में कौन सा पूर्णता अभाव होता है दांत का? प्रीमोलर का, ठीक है। और थर्ड मोलर भी बच्चे में नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि बच्चों के कुल कितने दांत दोबारा जन्म लेते हैं? 20 दांत, जिसे किस दांत के नाम से जाना जाता है? दूध के दांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूध का दांत कब से टूटना प्रारंभ हो जाता है? टूटना प्रारंभ हो जाता है 6 से 7 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष में पूर्णता टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर बताइएगा कि यानी अगर यदि पूछा जाएगा कि जीवन में यानी संपूर्ण जीवन काल में कितना दांत जन्म लेता है? 52 दांत, यानी कि 20 दांत दोबारा जन्म और फिर वो जो 32 इधर हो गया, यानी कि 52 हो गया। अब बताइएगा कि पक्षियों का चोंच जो होता है वह किसका रूपांतरण होता है? दांत का रूपांतरण होता है, ठीक है। हाथी का जो बाहर दांत निकला हुआ रहता है वह दांत का कौन सा पार्ट है? यानी कौन सा दांत का? कैनाइन, इंसाइजर है, कैनाइन नहीं है, इंसाइजर, यानी कि सेकंड इंसाइजर जो होता है उसका मतलब दांत का रूप ले लेता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि अब हम लोग चलते हैं जीभ में, थोड़ा सा जीभ में देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि इधर दांत का सूत्र देख लेते हैं। दांत का सूत्र अगर यदि वयस्क में देखा जाए तो उसका क्या होता है? 2 1 2 3 2 1 2 3। हाँ, 2 1 2 3, यानी कि 2 इंसाइजर 2 कैनाइन, यानी कि हाँ 2 इंसाइजर 1 कैनाइन और 2 प्रीमोलर 3 मोलर, ठीक है। उसके बाद फिर और वही अगर यदि बच्चा का दंत सूत्र देखा जाए तो 2102 बटे 2102, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि यानी कि मनुष्य में दांत के आधार मनुष्य में किस किस प्रकार का दांत पाया जाता है? देखिए, एक होता है डिफोडेंट मीन्स होता है गर्त दंती, डिफोडेंट मतलब द्विदंती, 2 बार जो जन्म लेता है, यानी कि जीवन भर में 2 बार जन्म लेता है, एक 20 दांत, उसी के कारण इसको क्या कहा जाता है? मनुष्य को डिफोडेंट भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है गर्त दंती मतलब दांत का 1/3 हिस्सा धसा हुआ जो रहता है मसवड़ा में, तो इसीलिए उसका नाम क्या हो जाता है? गर्त दंती, यानी कि थिकोडेंट। और एक होता है हेट्रोडेंट, यानी कि विषम दंती, जैसे कि हम लोग में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग विषम दंती भी है, यानी कि मनुष्य दांत के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 प्रकार के भागों में। कौन कौन? डिफोडेंट, थिकोडेंट और हेट्रोडेंट। वही अगर यदि जब हम लोग क्या कहते हैं कि गाय भैंस जैसे है तो उसमें एक ही प्रकार के दांत पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अब बताइएगा कि अब देखते हैं हम लोग जीभ के बारे में। जीभ जो है, जीभ के बीच में स्वाद पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, ठीक है। जीभ के पीछे वाले साइड में कौन सा स्वाद पाया जाता है? कड़वा, ठीक है। आगे वाले भाग में मीठा और साइड में यानी पीछे से साइड में खट्टा और आगे से साइड में नमकीन, ठीक है। यानी कि जीभ का ये मतलब स्वाद कलिकाओं के आधार पर हो गया। उसके बाद बताइएगा कि जीभ का कार्य क्या क्या है? स्वाद का अनुभव कराना, उसके बाद भोजन में लार को मिलाना, उसके बाद बोलने में सहायता करना, ये जीभ का कार्य है। उसके बाद ओठ का कार्य क्या है? बोलने में सहायता करना। और अगर यदि पूछा जाएगा कि एकमात्र अंग जो तेलिया नहीं होता है, यानी उस पर तेलिया नहीं होता है, तो वो कौन सा है? ओठ है, यानी कि वो फटते रहता है, देखते हैं तो, क्योंकि वह तेलिया नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं कि ग्रास नली, यानी कि जब हम जैसे मुंह से भोजन किए उसके बाद ग्रास नली में चले जाएंगे। ग्रास नली में आप लोग बताइएगा कि पाचन की क्रिया क्या ग्रास नली में होता है? नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें जो भोजन जो जाता है तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है? क्रमानुकुंचन, क्योंकि अगर यदि हम लोग उलट भी जाते हैं, यानी कि पैर को ऊपर करके भोजन करते हैं, तो फिर भी भोजन कहाँ चला जाता है? अमाशय में चला जाता है, क्योंकि वहाँ क्रमानुकुंचन की क्रिया होता है, यानी एक साइड भोजन गिरता है, फिर पीछे बंद हो जाता है, फिर भोजन आता है, फिर पीछे बंद हो जाता है, इसी प्रकार चलता है, तो उसी को क्रमानुकुंचन कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा कि ग्रास नली की लंबाई कितना इंच होता है? 9 से 10 इंच होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि अब हम लोग देख लेते हैं अमाशय, यानी कि स्टोमच। ग्रास नली से भोजन कहाँ चला जाएगा? अमाशय में। अमाशय का इंग्लिश स्टोमच होता है, यानी कि थैलीनुमा आकृति किसकी होती है? अमाशय की होती है, ठीक है। इसमें भोजन क्या होता है? संग्रहित होता है, और यहाँ पाचन भी होता है। अमाशय में पूछा जाएगा कि भोजन का संग्रहण और पाचन किस अंग में होता है? अमाशय में होता है, ठीक है। अमाशय का आकार कैसा होता है? जे के आकार का होता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा शरीर में अमाशय किस साइड में पाया जाता है? तो बायां साइड में पाया जाता है। अमाशय कहाँ पाया जाता है? बायां साइड में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि अमाशय में भोजन कितना घंटा तक रहता है? 4 घंटे तक रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर अमाशय के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन?
कार्डियक कार्डियक फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक फंडिक पाइलोरिक, ठीक है। कार्डियक मतलब हृदय, कार्डियोलॉजिस्ट होता है ना, तो यानी कि ऊपर का साइड, अमाशय के ऊपर के साइड को कार्डियक कहा जाता है, और बीच वाला साइड को फंडिक, और नीचे वाला साइड को पाइलोरिक कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा कि यानी कार्डियक में ही एचसीएल निकलता है, तो बताइएगा कि एचसीएल का पीएच मान कितना होता है? 1.4 होता है। एचसीएल का पीएच मान 1.4 होता है, जो कि टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है, ठीक है। उसके बाद कीटाणु को मारने का काम कौन करता है अमाशय में? एचसीएल ही करता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि एंजाइम की क्रिया शक्ति को भी यह बढ़ा देता है एचसीएल। एचसीएल अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। उसके बाद अगर यदि पूछा जाए कि अगर यदि एचसीएल इतना ज्यादा अम्लीय है तो वह पेट को क्यों नहीं गला देता है, तो उसका क्या कारण है? उसमें क्या पाया जाता है? म्यूसिन नामक एक झिल्ली पाया जाता है, यानी अमाशय में, इसी कारण वह पेट को नहीं गला पाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि जब बीच वाला, अमाशय के बीच वाला पार्ट में जाता है, यानी फंडिक में जाता है, तो फंडिक में क्या पाया जाता है जो कि मतलब भोजन को स्थिर रखता है, रोके हुए रहता है, तो उसमें रूजी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रूजी पाया जाता है, जो भोजन को रोक के रखता है। अगर यदि अमाशय के फंडिक भाग में रूजी खड़ा हो जाता है, यानी कि जब भोजन नहीं रहता है तो रूजी खड़ा होता है और पेट में चुभन होने लगता है, तो जिससे क्या होता है? पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यानी कि अब चला जाता है भोजन तीसरा पार्ट में अमाशय के, पाइलोरिक में। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? पाइलोरिक में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका है कि जठर ग्रंथि से जो जठर रस निकलता है, तो वो रेनिन, कौन कौन सा निकलता है? रेनिन और पेप्सिन निकलता है, ठीक है। दूध को दही में बदल देता है, कौन? रेनिन, ठीक है। उसके बाद फिर पेप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अमाशय के बाद भोजन कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में चला जाता है, ठीक है। छोटी आंत में जाने से पहले वह भोजन किस रूप में धारण हो जाता है? कायम के रूप में, ठीक है, कायम के रूप में हो जाता है। उसके बाद जब छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत का इंग्लिश स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं? ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम होता है, ठीक है। उसके बाद यानी कि पूछा जाएगा कि छोटी आंत के किस पार्ट में विलाई जैसी संरचना होती है? इलियम में होता है, ठीक है, जो कि यानी भोजन में पचे हुए खनिज पदार्थ को सोकर अवशोषण करके कहा दे देता है? रक्त के द्वारा कोशिका में भेज देता है, ठीक है। उसके बाद अब लीवर हम लोग देख लेते हैं। लीवर यानी कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? लीवर होता है, ठीक है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। यानी कि लीवर क्षतिग्रस्त होने पर पुनः तुरंत ही मतलब अपना रिकवर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, ठीक है। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.8 होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि पित्ताशय यानी गोल ब्लैडर, जो कि पित्त का निर्माण लीवर में हुआ और जमा जाके कहाँ होगा? पित्ताशय में, ठीक है। पित्ताशय यानी यकृत के द्वारा बनाया गया यानी कि कौन सी था? यकृत के द्वारा बनाया गया पित्त कहाँ जाके जमा होता है? पित्ताशय में होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि पित्त यकृत के ठीक नीचे पाया जाता है, ठीक है। अगर यदि पित्ताशय में स्टोन हो जाता है तो क्या वह सही हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या करना होगा? पित्ताशय को पूरा काट के निकाल देना पड़ेगा। अगर यदि किसी का पित्ताशय काट के निकाल दिया जाता है तो क्या उसका भोजन फिर से पचेगा? तो पचेगा, क्योंकि लेकिन उसे समय समय पर भोजन करना होगा, क्योंकि जब लीवर मतलब पित्त को बनाएगा तो वो डायरेक्ट चला जाएगा कहाँ? छोटी आंत में चला जाएगा, क्योंकि उसके पास पित्ताशय बचा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि पित्त यानी कि एंजाइम होते हैं, पाचन में सहायक होता है। उसके बाद पित्त क्या होता है? अम्लीय या क्षारीय? पित्त क्षारीय होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बताइएगा कि पित्त का पीएच मान देख लिया हम लोग, कितना था? 7.8, ठीक है। उसके बाद फिर पक्वाशय यानी कि ड्यूडेनम देख लेता है, यानी कि अब छोटी आंत के तीनों पार्ट देख लेते हैं। ड्यूडेनम यानी कि छोटी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? ड्यूडेनम होता है, ठीक है। अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? ड्यूडेनम में ही जाता है, यानी छोटी आंत के भाग में। उसके बाद फिर है कि ग्रास नली में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूडेनम में जो होता है इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं?
इसमें पाया जाता है एक कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और सिक्रेटिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि पित्त को निकालने यानी स्रावित करने के लिए उत्तेजित कौन सा हार्मोन करता है? हाँ, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। वही अगर यदि अग्नाशयी रस स्रावित करने के लिए कौन उत्तेजित करता है? सिक्रेटिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि अमाशय में कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। यानी प्रोटीन यानी जो कि पेप्टोन के रूप में आया था उसको पचाकर पेप्टाइड में कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन उसको बदल देता है। और उसके बाद है कि स्टार्च यानी मंड को शर्करा में कौन तोड़ देता है? एमाइलेज। और उसके बाद फिर पित्त का पाइसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में कौन बदल देता है? लाइपेज बदल देता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि जेजेनम में पाचन का कोई क्रिया नहीं होता है। यानी कि जेजेनम कौन सा हुआ? दूसरा पार्ट। पिछला पार्ट में पाचन की क्रिया नहीं होता है छोटी आंत के। उसके बाद जेजेनम के बाद भोजन कहाँ चला जाता है? इलियम में चला जाता है। ठीक है, इलियम में जाने के बाद छोटी आंत का अंतिम भाग पूछा जाए तो कौन होगा? इलियम होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर अंत में भोजन यानी कि इलियम में पच के उसके बाद फिर चला जाता है वहाँ कोशिका में रक्त के द्वारा। ठीक है, उसके बाद उंगली नुमा संरचना कहाँ पाया जाता है? इलियम में, यानी कि छोटी आंत के इलियम भाग में पाया जाता है जिसे विलाई कहा जाता है। ठीक है, और जो कि अवशोषण का कार्य करता है यानी चूसने का कार्य करता है। अब बड़ी आंत देख लेते हैं। बड़ी आंत यानी कि क्या बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है? नहीं होता है। तो बड़ी आंत में क्या होता है? सिर्फ जल का अवशोषण। तो यानी कि खनिज पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में ही हो गया, लेकिन जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत के कुछ भाग होते हैं जो कि कौन कौन से होते हैं? एक होता है सीकम। ठीक है, उसके बाद असेंडिंग कोलन, और उसके बाद ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन और रेक्टम। ठीक है, उसके बाद एनस यानी कि गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है यानी अपशिष्ट पदार्थ। उसके बाद बताइएगा कि बड़ी आंत की लंबाई कितना होता है? 1.5 मीटर होता है। ठीक है, इसमें कौन सा विटामिन का निर्माण होता है? बड़ी आंत में बी का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा वैसे अंग जो अभी वर्तमान में है लेकिन उसका कोई कार्य नहीं है उसे कौन सा अंग कहा जाता है? अवशेषी अंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अवशेषी अंग का कुछ उदाहरण दीजिए। यानी कि अपेंडिक्स हो गया, थर्ड मोलर हो गया और प्रीमोलर हो गया, पिन्न, कर्णपल्लव और त्वचा के बाल, ये सभी अवशेषी अंग है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि पाचन की क्रिया यानी कि जल अपघटन की क्रिया, पाचन की क्रिया क्या है? जल अपघटन की क्रिया है। यानी पाचन की क्रिया कितने अवस्था में पूर्ण होता है? 5 अवस्था में पूर्ण होता है। जैसे कि बताइएगा कि भोजन को निगलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अंतःग्रहण कहा जाता है। भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना और पाचन का होना का क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद पचे भोज्य पदार्थों की कोशिकाएं जब सोख लेती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? अवशोषण। उसके बाद फिर पचे भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। ठीक है, पाचन के बाद अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया यानी मल परित्याग की क्रिया क्या कहलाता है? मल परित्याग कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं श्वसन तंत्र। हम लोग का पाचन तंत्र खत्म हो गया। अब श्वसन तंत्र, इसका इंग्लिश होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उसे कौन सा तंत्र कहा जाता है? श्वसन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें किसका ग्रहण किया जाता है? कौन सा गैस का? ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल और उष्मा या ऊर्जा को बदल देता है यानी कि बाहर निकलता है। ठीक है, बताइएगा कि श्वसन की क्रिया एक कैसी क्रिया है? ऑक्सीकरण की क्रिया है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा यानी कि ग्लूकोज और ऊर्जा, वही ऊर्जा का निर्माण हो गया। ठीक है, अगर यानी कि मृत व्यक्ति में क्या ऑक्सीकरण की क्रिया होती है? नहीं होती है। इसी कारण उसका शरीर क्या हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया के दौरान उष्मा निकला था बाहर और ऊर्जा भी निकला था। ठीक है, उसके बाद श्वसन की क्रिया एक कैसी प्रक्रिया है? अपचयी क्रिया यानी कैटाबोलिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब बताइएगा थोड़ा सा कि प्रमुख श्वसन तंत्र। ठीक है, और उसका जैसे कि जीव का नाम बताएंगे वह किस विधि द्वारा श्वसन करता है। जैसे कि एक कोशिकीय जीव वह किस विधि द्वारा श्वसन करता है? विसरण विधि द्वारा। और जलीय जीव
गिल्स द्वारा, यानी जिसे क्लोम या गलफड़ा भी कहा जाता है। उसके बाद कीट किसके द्वारा श्वसन करता है? श्वास नली, उसी को ट्रेकिया कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में ट्रेकिया और हिंदी में श्वास नली कहा जाता है। टेडपोल यानी मेढक जो है 3 प्रकार से श्वसन की क्रिया करता है। अगर यदि मान लिया जाए कि मेढक टेडपोल यानी बच्चा जब है, जब मछली के रूप में है, तो वो किससे करेगा? गिल्स के द्वारा। वही अगर यदि जब जमीन पे रहेगा तब वो किससे श्वसन करेगा? त्वचा से। नहीं, जमीन पे रहेगा तो फेफड़ा से, और जमीन के अंदर चला जाएगा तो त्वचा से करेगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि बिच्छू किससे श्वसन करता है? बुकलंगस से। मानव किससे श्वसन करता है? फेफड़ा से, यानी कि लंग्स यानी फेफड़ा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ब्रीदिंग यानी कि श्वास को अंदर लेना और श्वास को छोड़ना, बाहर छोड़ना, इसको कौन सा प्रोसेस कहा जाता है? ब्रीदिंग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें होता है निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन हो गया बाहर छोड़ना श्वास को, और निःश्वसन मीन्स श्वास को अंदर लेना। बताइएगा कि अंदर लेने के समय ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मात्रा में लिया जाता है? 21%। ठीक है, और बाहर छोड़ने के समय ऑक्सीजन कितना छोड़ा जाता है? 17%। ठीक है, उसके बाद फिर अगर यदि मतलब ऑक्सीजन श्वास लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड कितना मात्रा लिया जाता है? 0.03%। और छोड़ा जाता है कितना? 4% लगभग। ठीक है, उसके बाद फिर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत अंदर लिया जाता है? 78%। और छोड़ा जाता है कितना? 78%। इसीलिए पूछा जाता है कौन सी ऐसा गैस है जो कि ऑक्सीजन को लेते वक्त और छोड़ते वक्त वो बराबर मात्रा में रहता है? तो आपका नाइट्रोजन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि नाक का अगला भाग कौन सा होता है? नासिका छिद्र होता है। ठीक है, उसके बाद नाक का अगला भाग नासिका छिद्र, जिसमें बाल पाए जाते हैं, जो कि किसको रोकता है? धूलकण को रोकता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है तो श्वसन दर क्या होगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा। बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन की कमी होगा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा आदमी। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम होने पर कौन सा रोग होता है? हाइपोकाइजिया रोग होता है। हाइपोकाइजिया रोग होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नासिका कपाट, यानी कि नासिका छिद्र के द्वारा नासिका कपाट यानी कि थोड़ा सा भीतर पाया जाता है। ठीक है, यह नाक का पिछला भाग होता है। इसमें चिपचिपा पदार्थ जो पाया जाता है वह कौन सा होता है? म्यूकस होता है। ठीक है, क्या होता है? म्यूकस। और अगर यदि नाक का देखा जाए कि जब हम लोग कोई भी स्मेल लेते हैं यानी कि सांस लेते हैं, गंध जो अनुभव होता है, तो वो किसके कारण होता है? म्यूकस के कारण नहीं, म्यूकस के कारण चिपचिपा होता है, जिसके कारण धूल कण उसमें जाके सट जाता है। ठीक है, लेकिन वही ऑल्फेंट्री लोब जो पाया जाता है वो क्या करता है कि सांस के द्वारा जो भी गंध लेते हैं उसको पता चलता है। वही अगर यदि जब सर्दी हो जाता है तो वो ऑल्फेंट्री लोब जो होता है बंद हो जाता है, जम हो जाता है। इसी कारण उसको व्यक्ति को कोई भी सांस का मतलब कोई भी गंध का अनुभव नहीं होने लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर नासिका कपाट के बाद आगे जाके खुलता है, फेरिंग्स में खुलता है। ठीक है, फेरिंग्स में यह नासिका कपाट के नीचे का हिस्सा होता है और मुख गुहा के पीछे का हिस्सा होता है। कौन सा? फेरिंग्स, यानी कि जिसे ग्रासनी कहा जाता है। ग्रास नली नहीं, ग्रासनी कहा जाता है। ठीक है, भोजन और वायु दोनों एक जगह कहाँ मिलते हैं? ग्रासनी में ही मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ग्रासनी को यानी कि बताइएगा कि ग्रासनी और मध्य में ग्रास नली से जुड़ता है। कौन? निगल द्वार यानी कि ग्लोटिस। उसके बाद बताइएगा स्वर तंत्र हम देखते हैं। स्वर तंत्र में क्या है? स्वर तंत्र का इंग्लिश होता है लेरिंग्स होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रास नली के नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? स्वर तंत्र। ये वाला जो भाग होता है इसको स्वर तंत्र कहा जाता है, लेरिंग्स कहा जाता है। ठीक है, आवाज निकलने में सहायक कौन होता है? स्वर तंत्र यानी लेरिंग्स होता है। ठीक है, उसके बाद वॉइस बॉक्स के नाम से पूछा जाएगा तो उसको वो कौन सा होता है? लेरिंग्स ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर यदि पक्षी में यानी लेरिंग्स किसका रूप धारण कर लेता है? सेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि श्वास नली और आहार नाल के बीच में जो एक मतलब एक संरचना पाई जाती है वह क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है। उसका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ठीक है, उसके बाद अगर यदि वह एपिग्लोटिस भोजन करते समय श्वास नली के तरफ बंद नहीं होता है तो क्या होता है? हिचकी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा इसका पाया जाता है, इसीलिए हिचकी आने पर यहाँ ठोका जाता है कि मतलब क्या कर रहा है, तो उसके लिए मेडुला ऑब्लांगेटा फिर पुनः एक्टिव हो जाता है। ठीक है, बताइएगा कि फेफड़ा अब देखते हैं। फेफड़ा में है कि फेफड़ा कहाँ पाया जाता है? वक्ष गुहा में पाया जाता है, जो कि छाती के पास रहता है। ठीक है, मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग पूछा जाए तब क्या होगा?
फेफड़ा, मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, दाहिना फेफड़ा जो होता है बाएं फेफड़े के तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि बाएं फेफड़े के साइड क्या होता है, हृदय होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़ा में। रक्त छनाया जाता है कहाँ, किडनी में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, अब चलते हैं श्वास नली, यानी कि फेफड़ा हो गया, फेफड़ा के अंदर श्वास नली ट्रेकिया की लंबाई कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। ट्रेकिया की लंबाई 12 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद वो ट्रेकिया के बाहर जो होता है सुरक्षा प्रदान करने के लिए उस पे कौन सा परत रहता है, एक कार्टिलेज का परत रहता है। ठीक है, यह कौन सा कार्टिलेज होता है, हाइलिन नामक कार्टिलेज होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रेकिया 2 पार्ट में बट जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूटकर किसका निर्माण करता है, ब्रोंकियोल का निर्माण करता है। वही ब्रोंकियोल के लास्ट में क्या पाया जाता है, एल्वुलाई पाया जाता है। ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है वायु कोष्ठक कहा जाता है, एल्वुलाई को। ठीक है, उसके बाद बताइएगा प्रत्येक फेफड़े में कितना एल्वुलाई पाया जाता है, 15 करोड़ एल्वुलाई पाया जाता है। ठीक है, एल्वुलाई का कार्य क्या है, पृष्ठ तनाव को बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि ब्रोंकाई के सिरे पर गोल संरचना एल्वुलाई पाया जाता है, एल्वुलाई गैसों का विनिमय करता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि अगर यदि एल्वुलाई में छेद हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, टीबी रोग हो जाता है। ठीक, कौन सा हो जाता है, टीबी हो जाता है। वही अगर यदि एल्वुलाई में पित्त भर जाए तो वो कौन सा रोग हो जाता है, दमा रोग हो जाता है। कौन होता है, दमा रोग होता है। और सिगरेट पीने से जो एल्वुलाई खराब होता है उस रोग को क्या कहा जाता है, इम्फाइज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इम्फाइज्मा कहा जाता है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन अब हम लोग देख लेते हैं। कोशिकीय श्वसन जो होता है यानी कि पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज का कोशिकाओं के अंदर टूटना क्या कहलाता है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। इससे क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, बताइएगा कि कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि एक होता है कि कोशिका द्रव्य में श्वसन होता है। ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म में जो श्वसन होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र का मतलब निर्माण होता है, क्रेब्स चक्र का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें कौन सा श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि एक श्वसन में कितना समय लगता है, एक बार सांस लेने और छोड़ने में 5 सेकंड लगता है, 3 सेकंड सांस लेने में और 2 सेकंड सांस को छोड़ने में लग जाता है। एक बार में कितना ml यानी कि सांस लिया जाता है, 70 ml नहीं, एक बार में सांस कितना लिया जाता है, 500 ml यानी आधा लीटर। ठीक है, और वही अगर यदि टाइडल लंग्स कैपेसिटी यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी अगर यदि पूछा जाए तो कितना होता है, 6 लीटर होता है। एक बार में मनुष्य 6 लीटर तक सांस ले सकता है, उसका फेफड़ा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है, 14 से 18 बार। और हृदय कितना बार मनुष्य का 1 मिनट में धड़कता है, 72 बार। ठीक है, अब बच्चा 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है, 14 से 30 बार। और उसका हृदय कितना बार धड़कता है, 90 बार 1 मिनट में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि अब हम लोग चलते हैं परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जब ब्लड वाला, अब हम लोग इसमें देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है। तो इसमें देखिए जीव जंतुओं के विभिन्न पदार्थों जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थों का परिवहन कौन सा तंत्र करता है, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, तो इसमें रक्त और लसिका के द्वारा परिसंचरण होता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है, एक ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बताइएगा कि इस यानी कि वह तंत्र जिसमें रक्त बिना किसी प्रेशर यानी दबाव के आगे बढ़ता है तो वो कौन सा परिसंचरण तंत्र हुआ, ओपन वाला। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल में तेलचट्टा, आर्थ्रोपोडा और घोंघा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वैसा परिसंचरण तंत्र जिसमें नली के माध्यम से निश्चित प्रेशर यानी दबाव के साथ रक्त आगे बढ़ता है तो उसे कौन सा क्लोज परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल में हो जाएगा मनुष्य हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक होता है मिक्स वाला में होता है कभी एक निश्चित दबाव से आगे बढ़ता है, कभी विपरीत दिशा में चला जाता है। जैसे कि जिसमें होता है कि मछली और मेढक में, एक मछली वाला यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि यानी मिक्स ब्लड सर्कुलेशन किसमें होता है, मछली में होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि रक्त वाहिनी, अब ब्लड वेसल से देखते हैं। ब्लड वेसल से कितने प्रकार के होते हैं,
दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? धमनी और शिरा। शिरा होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि धमनी और शिरा दो प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं। अब है कि धमनी और शिरा में कुछ बताइएगा, जैसे है कि हम पूछते जाते हैं, बताते जाइएगा। अत्यधिक गहराई में पाया जाता है धमनी, ठीक है। दाब या स्पीड दोनों अधिक होता है, किसमें? धमनी में। मोटा होता है धमनी, ठीक है। उसके बाद कम गहराई पर होता है शिरा। कम स्पीड पाया जाता है शिरा में। दीवार पतला होता है शिरा का, ठीक है। उसके बाद लाल रंग का कौन सा होता है? धमनी। और हल्का नीला रंग का कौन होता है? शिरा। और यानी कि कपाट यानी वल्व नहीं पाया जाता है, किसमें? धमनी में। और कपाट पाया जाता है शिरा में। हृदय से रक्त लेकर अंगों तक पहुंचाता है, कौन? धमनी। और अंग से रक्त लेकर हृदय तक पहुंचाता है, कौन? शिरा पहुंचाता है, ठीक है। यानी कि एक बताइएगा कि एक अपवाद में है कि शुद्ध रक्त को कौन सी शिरा प्रवाहित करती है? फुफ्फुस शिरा। और अशुद्ध रक्त को कौन सा धमनी प्रवाहित करती है? फुफ्फुस धमनी, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि हार्ट यानी कि हृदय से रक्त कहाँ जाता है? हृदय से मतलब जैसे कि अंग की ओर जा रहा है, पहले कहाँ जाता है? महाधमनी में, उसके बाद धमनी में, उसके बाद छोटी धमनी में, उसके बाद कहाँ जाता है? कोशिका में। कोशिका के बाद अशुद्ध रक्त होकर कहाँ जाता है? छोटी कोशिका में, छोटी शिरा में। छोटी शिरा के बाद शिरा में, उसके बाद महाशिरा में, फिर कहाँ चला जाता है? हृदय में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि मेढक यानी कि सरीसृप में कितने चेम्बर पाए जाते हैं? 3 चेम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि एक बार हृदय धड़कन में कितना ब्लड अंदर जाता है? 70 ml जाता है, ठीक है। अतः पूरा 5.5 लीटर ब्लड को अंदर जाने के लिए कितना बार धड़कना होगा? 72 बार धड़कना होगा, ठीक है। हमारी नाड़ी की धड़कन दर कितना होता है? 115 से 125 प्रति मिनट होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि हृदय की धड़कनों को नियंत्रण करने के लिए पेस मेकर जो लगाया जाता है, हृदय के किस साइड में लगाया जाता है? दाहिने अलिंद में लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, अब रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर देख लेते हैं, उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि चेम्बर बताइएगा कि मछली में कितना चेम्बर पाया जाता है? 2 चेम्बर। और उभयचर में कितना चेम्बर? 3 चेम्बर। सरीसृप में 3 चेम्बर। और स्तनधारी में 4 चेम्बर। बताइएगा कि सरीसृप होते हुए भी मगरमच्छ और घड़ियाल में कितना चेम्बर पाया जाता है? 4 चेम्बर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग हृदय देख लेते हैं। हृदय में बताइएगा कि हृदय किसका बना होता है? हृदयक पेशी का। हृदय किस पेशी का बना होता है? हृदयक पेशी का। हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम। उसके बाद बताइएगा कि हृदय जो होता है ढका हुआ रहता है, वह किस झिल्ली से ढका हुआ रहता है? पेरिकार्डियम झिल्ली से, ठीक है। हृदय का आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी या शंकु के आकार का होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि हृदय मनुष्य के शरीर में किस ओर पाया जाता है? बाएं ओर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि हृदय के 4 चेम्बर है, ऊपर वाले दोनों चेम्बर का नाम क्या हो गया? बायां अलिंद और दायां निलय। बायां अलिंद और बायां निलय। और उसके बाद नीचे वाला दायां अलिंद और दायां निलय, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि यानी कि दायां अलिंद और दायां निलय में कौन से कपाट पाए जाते हैं? त्रिवल्कनीय कपाट पाया जाता है, यानी ट्री कस्पिड वल्व अगर यदि पूछा जाएगा तो वह कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दायां अलिंद और दायां निलय में। और वही अगर यदि बाय कस्पिड पूछा जाएगा तब ये कहाँ होगा? बायां अलिंद और बायां निलय में होगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है? कोरोजरी साइनस यानी हृदय है तो उसको भी तो रक्त चाहिए ना, उसमें भी पेशी छोटा छोटा बना हुआ है, तो उसको कोरोजरी साइनस रक्त पहुंचाता है। वही कोरोजरी साइनस जब जाम हो जाता है यानी कोलेस्ट्रॉल के अत्यधिक मात्रा के बढ़ने के कारण, तब क्या हो जाता है? हृदयघात हो जाता है, यानी कि हार्ट अटैक हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बताइएगा कि हृदय का धड़कन मापक यंत्र कौन सा होता है? स्टेथोस्कोप होता है हृदय के धड़कन का मापक यंत्र। कौन होता है? बीपी को मापता है वह स्पिग्मेनोमीटर, बीपी को। हृदय के धड़कन को जो मापता है इस जगह आला जो लगा के, तो वो होता है स्टेथोस्कोप, जिसे आला कहा जाता है। वह किस क्रिया के द्वारा कार्य करता है? प्रतिध्वनि के क्रिया के कारण कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा
बताइएगा कि शरीर तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है किस वर्ग के प्राणी में? वार्म ब्लडेड, यानी कि जैसे कि पक्षी और स्तनधारी हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा कि रक्तचाप के बारे में देखते हैं। रक्तचाप में होता है कि इसका बताइएगा कि यानी कि रक्तचाप कितना से कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 120/80 mmHg नॉर्मल होता है। ठीक है, उसके बाद 120 जो होता है उसको क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक, यानी कि मतलब हृदय से जो पंप होकर रक्त संपूर्ण शरीर में जा रहा है उसको क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक। वही अगर यदि जब लौट के हृदय की ओर आ रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? डायसिस्टोलिक, जो कि कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। अगर यदि मान लिया जाए किसी का यानी कि किसी का रक्तचाप अत्यधिक हो जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? हाइपरटेंशन। और अगर यदि कम हो जाता है तब उसको किस नाम से जाना जाता है? हाइपोटेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि बीपी को मापने का यंत्र कौन सा होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। कब किया था? 3 दिसंबर 1976 ईस्वी में। आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में कल फिर मिलेंगे। इसके लिए धन्यवाद। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।